रेवरेंड फादर सेबेस्टियन राज और आप सभी को मेरा जय यीशु। जय यीशु जय सिस्टर यीशु जी। सिस्टर। जय यीशु सिस्टर। जय यीशु सिस्टर। फादर सेबेस्टियन राज ने मुझे ये सेशन देने के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए मैं फादर को धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि मैं आप लोगों का भरोसा जीत पाऊंगी। मैं आप लोगों को 3 विषय के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ। वो है स्त्री और पुरुष के प्रजनन प्रणाली, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राकृतिक परिवार नियोजन, दैट इज नेचुरल फैमिली प्लानिंग, एंड समर्थक जीवन, दैट इज प्रो लाइफ। हम सब जानते हैं कि हम सब ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं और हम इस वाक्य को उत्पत्ति ग्रंथ चैप्टर 1 वर्सेस 27 में देखते हैं। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, 1 कोरिन्थियंस 6:19-20। इस दुनिया में जीवन छोटे से लेकर विशाल रूप में भिन्न भिन्न आकारों में मौजूद है, पर इन सभी में मनुष्य का जीवन की क्षमता सबसे अधिक है और ये मनुष्य की जिंदगी सभी वरदानों से सर्वश्रेष्ठ है जो ईश्वर ने उसे दिया है। मनुष्य कभी ईश्वर से नहीं कहा मुझे जिंदगी दो, और ना ही उसने जिंदगी का अधिकार है, पर ईश्वर ने अपनी इच्छा से उसे यह जिंदगी दिया। माता पिता की प्रजनन क्रिया के द्वारा यह वरदान मनुष्य को ईश्वर से मुफ्त में मिला। इसीलिए प्रजनन क्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। जीव विज्ञानी प्रजनन क्रिया को संभोग या संबंध के नाम से पुकारते हैं। एंड इफ यू टेक इट इन इंग्लिश, इट इज सेक्सुअल एक्ट, coitus, इंटरकोर्स और मेटिंग। इस दुनिया में जीवन को लाने के लिए मनुष्य अपने प्रजनन प्रणाली का उपयोग करे या न करे, वो उस पर निर्भर है। जीवन प्राप्त करने के लिए 3 चीजों का योगदान महत्वपूर्ण योगदान है। पुरुष का शुक्राणु, स्त्री का अंडे, एंड सबसे अधिक और बढ़कर सर्वश्रेष्ठ है जो ईश्वर है। That means to bring life into this world, we need 3 things. First is the sperm of a male, the ovum of a female, and the intervention of God. जो बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है, उसका पूर्ण जिम्मेदारी ईश्वर का है। जो ईश्वर यह मौन अदृश्य कार्य अद्भुत है और इसके वर्णन हम स्तोत्र ग्रंथ में देखते हैं, चैप्टर 139 verses 13 or 15. That means the invisible, responsible, and incredible works of God. Okay. इस दुनिया में जीवन को लाने के लिए मनुष्य अपने प्रजनन प्रणाली का उपयोग करे या न करे, वह उस पर निर्भर है। जो बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है, उसका जिम्मेदारी ईश्वर के हाथों में है। साम 139 बताता है, तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। वाक्य 15 कहते हैं, जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब गर्भ के अंधकार में गुप्त रूप से गढ़ा जा रहा था, तब मेरी संरचना आपसे नहीं छुपी। इस सत्यता को हम शादी के बंधन में के द्वारा ही जान सकते हैं। शादीशुदा लोग भाग्यशाली है क्योंकि ईश्वर एक सुंदर जीवन की संरचना के लिए दोनों को अपना सहभागी बनाते हैं, जिसमें वे अपने प्रजनन प्रणाली का उपयोग करके बच्चों को जीवन प्रदान करते हैं। इस पवित्र और उत्तम जिम्मेदारी के जरिए माता पिता अपने बच्चों को अच्छा परवरिश तथा उन्हें पढ़ा लिखा कर नैतिक और धार्मिक मूल्यों के बारे में सिखाते हैं।
ईश्वर की दृष्टि में स्त्री और पुरुष का संबंध केवल जीवन नहीं बल्कि प्रेम को भी दर्शाता है। इसी में जीवन और प्रेम दोनों समाहित हैं। इसीलिए इस क्रिया की वजह से शादीशुदा साथी ईश्वर के प्रतिरूप माने जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के समान वह जीवन दे सकता है और प्रेम को दर्शा सकता है। ओके फाइन। ये जो दिख रहा है, दिस इज द यूट्रस, जो अपना ये आकार है पेज। इफ यू सी द फ्रूट, यू हैव सीन द फ्रूट पेज, दिस इज द शेप ऑफ अ पेयर, एंड हिंदी में नाशपाती बोलते हैं। तो ये जो गर्भाशय है जो दिख रहा है आपको, ये इट इज मेड अप ऑफ मसल्स, रक्तवाहिनी एंड नसें। दैट मीन्स मांसपेशियां, नसवाहिनी एंड nerves. This is made of muscles, it is made of blood vessels and nerves. The lower part of it you can see is called the cervix. This is the cervical crypts where the जहाँ यहाँ पर शुक्राणु रहते हैं, मीन्स स्टोर हो जाते हैं, बिकॉज इट इज एल्कलाइन इन नेचर। और एक इंटरनल ऑस है जो इनर ओपनिंग बोलते हैं, और एक एक्सटर्नल ऑस है जो आउटर ओपनिंग है। दिस इज कॉल्ड द सर्विक्स। द लोअर एंड ऑफ इट, ये जो लोअर एंड है, इसको वजाइना बोलते हैं। और इसका दो फंक्शन है। एक तो बच्चा जब गर्भ में है तो बच्चा का चाइल्ड बर्थ के समय ये पैसेज यूज करते हैं, एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन दिस पैसेज इज बीइंग यूज्ड। ये गर्भाशय के अंदर की ओर देखेंगे तो एक लाइन दिखता है, दिस इज कॉल्ड यूट्राइन लाइनिंग और एंडोमेट्रियम, यानी कि गर्भाशय का जो लाइनिंग है, हाँ, ये बढ़ते जाता है एज एक साइकिल से लेके दूसरा साइकिल तक। उसका कैसा वो कितने कितने किस तरह वो बढ़ता है वो हम अलग अलग पिक्चर से दिखाएंगे। एट द एंड ऑफ दीज टू एजेस, ये एंड के गर्भाशय के एंड में देखते हैं टू ट्यूब्स। ये ट्यूब्स को हम फेलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। और उसके एंड में देखेंगे तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, यानी कि उंगली जैसे लगते हैं। दिस फंक्शन इज टू पिकअप, ये जो अंडे जो निकलती है इसको उठाता है और ट्यूब की ओर लेके जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन विद द ओवम, विद द स्पर्म। ये जो है दिस इज कॉल्ड द ओवरी। ओवरी इज दो फंक्शन है, दो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, एक तो एस्ट्रोजन एंड देन प्रोजेस्टेरॉन। एंड ये इसका जो अंदर और एक फंक्शन है जो अंडे रिलीज करते हैं। ये अंडा इज वेरी मच नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन। अभी वी गो इनटू डिटेल्स। दिस इज द ओवरी। ये है जो अंडाशय बोलते हैं। इसके छोटे छोटे फॉलिकल्स रहते हैं, और इन फॉलिकल से एक फॉलिकल बड़ा हो जाता है जो मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद ये जो अंडा को अंदर की ओर से प्रेशर से निकाल दी जाती है। दैट मीन्स ये रिलीज ऑफ दिस ओवम इज कॉल्ड ओवुलेशन। अभी अंदर का प्रेशर से ये बढ़ गया है, मैच्योर हो गया है, एंड दिस इज रिलीज। दिस ओवम दैट इज रिलीज, ये जो अंडे जो रिलीज हुआ है इसको ओवुलेशन बोलते हैं। एंड ये जो है इसको कॉर्पस ल्यूटिम बोलते हैं। इट इज येलो इन कलर एंड लुक्स लाइक अ, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड येलो बॉडी। ये जो फिमरेज है, ये जो उंगली लाइक प्रोजेक्शंस है, ये लेते हैं अंडे को अंदर की ओर फॉर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है, वंस द ओवम निकल गए हैं तो ये ओवम को अंदर की ओर लेके जाते हैं। एंड सपोज फर्टिलाइजेशन हो गया या संबंध हो गया या सेक्सुअल एक्ट हो गया, तो ऑटोमेटिकली फर्टिलाइजेशन हैपेंस इन दिस ट्यूब। एंड सपोज कोई सेक्सुअल एक्ट नहीं हुआ या कोई संबंध नहीं हुआ, दिस अंडा जो है या ओवम डाइज। इट हैज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ 24 आवर्स। This is called the corpus luteum or the yellow body, which has a lifespan 14 days का lifespan है। अगर कोई fertilization नहीं हुआ या संबंध या सेक्सुअल एक्ट नहीं हुआ तो ये 14 डेज के बाद डीजेनरेट हो जाता है। ये जो आकार दिख रहा है दिस इज गर्भाशय का आकार है,
जैसे मैंने पहला बोली थी, क्या ये दिस इज अ लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, गर्भाशय का लाइनिंग है, ये जो है सर्वाइकल क्रिप्स है, एंड ये जो है दिस सर्विक्स विद इधर द लाना उसको, वजाइना. ला देता उसको, लाओ इधर. Father, I'm getting disturbed. Somebody is talking. एंड क्या होता है, दिस इज, ये जो आकार है, इट इज जस्ट आफ्टर पीरियड, दैट इज पीरियड जस्ट कंप्लीट हो गया, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ द यूट्रस, या गर्भाशय का पिक्चर अभी इस तरफ है, जैसा मेंसेस जो पीरियड्स जो हो गया जस्ट कंप्लीट हो गया. एंड हाउ वाई क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज देर इज नो डिस्चार्ज, दैट मीन्स इट इज सेफ डेज और ड्राई डेज. ये जो आकार दिख रहा है, दिस देखो, ये डिस्चार्ज जो है फ्रॉम द वजाइना, वजाइनल डिस्चार्ज या सर्वाइकल डिस्चार्ज जो है, दिस इज वाटरी, स्लिपरी एंड स्ट्रेची एंड क्लियर. दिस इंडिकेट्स, ये इंडिकेशन देता है कि अभी ओवुलेशन हो गया, दैट मीन्स रिलीज ऑफ ओवम, अंडे अभी रिलीज हो गया. एंड जैसा अंडे रिलीज होता है, ये प्रेजेंटेशन है जो महिला महसूस करती है. दिस इज लाइक द वाइट ऑफ अ रॉ एग. आपने कच्चा अंडा का जो सफ़ेद भाग है वो दिखता है, उसके कंसिस्टेंसी में दिखता है. ये जो लाइनिंग है और बढ़ता है, ये बढ़ते बढ़ते ये क्या होता है, अगर अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बढ़ता है, एक लिमिट रहता है. दिस वंस इट डायलेट्स विद डायलेट्स और बड़ा हो जाता है. ये क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ या संबंध नहीं हुआ तो ये ब्रेक हो जाता है. दिस ब्रेक्स इफ देर इज नो फर्टिलाइजेशन, इफ देर इज नो कॉन्टैक्ट विद द मेल पार्टनर, और देर इज नो baby formed or pregnancy doesn't occur, तो ये ब्रेक हो जाता है. दिस प्लग दैट इज फॉर्म्ड, ये जो प्लग है थिक म्यूकस का प्लग है, दिस प्लग इज टू प्रिवेंट अबॉर्शन. ये अंदाजा करता है कि प्रेगनेंसी आ सकती है, और ये सपोज ये प्रेगनेंसी आ गई तो ये प्लग है जो प्रिवेंट करता है. एंड वंस अगर ये नहीं होता है, सपोज प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो हॉर्मोन्स है विड्रॉ हो जाता है, कम हो जाते हैं. एंड वंस इट विड्रॉज, इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग एंड शेडिंग ब्लड एंड म्यूकस. और दिस शेडिंग ऑफ द ब्लड एंड म्यूकस, एक ब्रेक हो गया, ब्लड एंड म्यूकस निकल जाती है. एंड दिस थिंग इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. एंड यू सी ये डीजेनरेट हो जाता है, एंड न्यू फॉलिकल्स स्टार्ट कमिंग अप, नया नया फॉलिकल्स आ जाती है. बिकॉज अभी हम एक साइकिल से एक 1st of November सपोज पीरियड हो गई, तो अभी 1st of December हम पहुँचे, बिकॉज हम वन साइकिल टू द अदर साइकिल ये सब चेंजेस होती हैं. अभी हम देखेंगे ओवेरियन साइकिल, जो ओवरीज का साइकिल या अंडाशय का साइकिल, एंड गर्भाशय का साइकिल. ये अंडाशय में ईस्ट्रोजन का काम बहुत बढ़िया है. दैट मीन्स बिफोर ओवुलेशन ईस्ट्रोजन बहुत भारी मात्रा में काम करता है. ये जो फॉलिकल्स बढ़ते जाता है, एंड वंस एक मैच्योर हो गया तो देन इट रिलीजेस द ओवम, ओवम को यानी कि अंडा को रिलीज करता है. दिस रिलीज ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओवुलेशन. एंड उसके बाद जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजेनरेट हो जाता है इफ देर इज नो प्रेगनेंसी, एंड उसका लाइफ स्पैन जो है इट इज 14 days. नाउ वी एंड वंस ओवुलेशन स्टार्ट, दैट इज पोस्ट ओवुलेटरी फेज में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन का काम है. भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन का काम है टू प्रिवेंट अबॉर्शन. सेकेंड स्टेज वी गो टू दिस साइकिल ऑफ गर्भाशय. गर्भाशय का जो जो चेंजेस होती है, क्या क्या होता है फ्रॉम वन साइकिल टू द अदर साइकिल. यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन हो गया है, 4 days हो गया है, उसका नेक्स्ट स्टेप है दिस इज अ ड्राई एरिया, सो ड्राई डेज हो गया. ये जो लाइनिंग है वो थिकन हो जाता है, मोटा हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप होता है ये और ज़्यादा मोटा बढ़ जाता है, पर ये जो म्यूकस है ये डिस्चार्ज होने लगता है, पर वो थिक है, वो गाढ़ा है, और हम लोग को ये इंडिकेशन देता है कि वी आर नियरिंग ओवुलेशन. दैट मीन्स ओवुलेशन के आसपास हम आ रहे हैं. एंड नेक्स्ट स्टेप इज ओवुलेशन, बिकॉज ये जो है ये बढ़ते जा रहा है, दिस एंडोमेट्रियल लाइनिंग इंक्रीजेस.
पर ये जो डिस्चार्ज जो है ये है क्लियर म्यूकस, दिस वाज थिक म्यूकस। अभी यहाँ पर जो डिस्चार्ज है, दिस इज क्लियर म्यूकस, स्लिपरी, स्ट्रेची एंड स्लिपरी। Now we go to the post ovulatory phase. अभी ईस्ट्रोजन कम मात्रा में काम करता है पर प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा मात्रा में काम करता है। ये जो म्यूकस, जो थिकन म्यूकस और ये लाइनिंग और बढ़ती है, एंड देन यू हैव अगेन थिक म्यूकस बट छोटे मात्रा में। पर इसका मतलब ये भी है कि अभी ज़्यादा पैमाने नहीं होते, जैसा ये इंडिकेट करता है कि वी आर रीचिंग ओवुलेशन। अभी ओवुलेशन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन ट्राइज टू फॉर्म अ प्लग। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है एक प्लग फॉर्म करने का ये कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो अगेन देर इज डायलिटेशन, देर इज इंक्रीज ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग। और ये क्या होता है, प्लग एक म्यूकस प्लग, सर्वाइकल प्लग या म्यूकस प्लग बन जाता है, थिक म्यूकस प्लग बन जाता है, एंड देर इज अ विड्रॉवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन अगर प्रेगनेंसी डजंट अकर। तो नेक्स्ट स्टेप इज menstruation, this ये break हो जाता है, shed हो जाता है, and shedding of the blood and mucus is called menstruation. So क्या क्या changes होता है from one cycle right up to the second next cycle, बहुत सारे changes हो जाते हैं। कभी discharge thick discharge होता है, watery discharge, फिर plug form हो जाता है। So these are the changes that occur during your one cycle until you reach the next cycle. ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट मीन्स पुरुष का प्रजनन प्रणाली। यहाँ पर ये जो काला बाग दिखता है, दिस इज कॉल्ड द ब्लैडर, यानी लघ्विका पिशवी है, या तो से को ब्लैडर हिंदी, ठीक है क्या? हेलो, कैन यू हियर मी? नो, हेलो, Yes, Yes, other, sister. yeah, you can hear. Urinary bladder, right? Okay, urinary bladder, ये this is called the urinary bladder, and this ये जो है, ये जो एक once urine collect होता है तो वो निकलती है यूरेथ्रा के, ये this is called the urethra. This pipe जो दिखता है, this is called the urethra, and this urethra has two functions. एक तो ब्लैडर, एक तो यूरिन निकालती है, एंड दूसरा जो है वो स्पर्म्स जो है उसको भी यहाँ से बाहर निकलती है। दिस कॉल्ड द दिस इज अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो यूरेथ्रा को सराउंड करता है, एंड दिस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है इट इज 3 to 4 इंचेस लॉन्ग। इट इज मेड ऑफ ये मसल्स यानी कि मांसपेशिया से बनी है, और रक्त वाहिनी है, नसें है वगैरह, स्पॉन्जी टिश्यूज वगैरह है, एंड दिस सराउंड्स द यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा को सराउंड करता है। दिस organ is called penis, which is the male organ. ये नीचे की ओर देखते हैं, this is called the foreskin या prepuce, और इसका जो सराउंडिंग स्किन जो है it's called the loose skin, which is in continue, ये continuation है with the pouch जैसा structure है जिसको हम बोलते हैं scrotum. Within the scrotum is the testes, and this testis का दो function है, that is it produces testosterone and sperms, यानी कि शुक्राणु प्रोड्यूस करता है एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये शुक्राणु यहाँ से, ये पाइप से निकल जाती है, दिस इज कॉल्ड द एपिडाइडमिस, इट गोज इनटू द स्पर्म डक्ट, फ्रॉम द स्पर्म डक्ट वो जाता है स्पर्म सैक में। तो जब भी संबंध हो जाते हैं और सेक्सुअल एक्ट हो जाते हैं, इजैकुलेशन क्या होता है, एक मसल टाइट हो जाता है या स्पैज़म में जाता है, तो ये जो शुक्राणु जो है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, ये शुक्राणु इसके अंदर इजेक्ट करता है शुक्राणु को, और ये शुक्राणु बाहर निकलती है ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। नाउ जब सेक्सुअल एक्ट हो गया, संबंध हो गया, this muscle relaxes and then it becomes the passage of urine. जब एक बार ये मसल जो है रिलैक्स हो गया तो उसके बाद ये जो पैसेज है, ये जो यूरेथ्रा है, यूरिन का पैसेज हो जाता है। यह gives you a clear cut picture. This is a urinary bladder, और पेशाब की थैली जो बोलते हैं, this is urethra, and ये जो sperms निकलती है यहाँ पर, it goes via the urethra into the penis and out. This is the spongy tissue that the
your penis is made up of, and this is the loose skin. ये जो loose skin है, जो pouch जैसा है, this is called the scrotum. और उसके अंदर ये testes and the शुक्राणु जो है यहाँ से निकलती है, duct में जाता है और sac में जाता है, and during the sexual act it ejects into the urethra. This is called the prostate, which is very much in men. अब सेक्सुअल एक्ट हो गया, संबंध हो गया, तो मिलियंस ऑफ शुक्राणु निकलती है और ये जाके ये सर्वाइकल क्रिप्स में बस जाती है. दैट मीन्स इट गेट स्टोर्ड. वो 3 से 5 दिन तक स्टोर हो जाती है. तो इसीलिए अगर संबंध बाद में भी हुआ, आफ्टर ओवुलेशन अगर कुछ नहीं हुआ एंड सपोज 3-4 दिन के बाद वापस आपने संबंध किया, तो चांसेस है कि ये शुक्राणु काम कर सकते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज these millions of ये जो मिलियन ऑफ शुक्राणु जो है वो ट्यूब की ओर चले जाते हैं, बिकॉज उनको अंडाशय से मिलना, और ये जो अंडाशय जो है वो विद द हेल्प ऑफ दिस फिमरे या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को उठा के अंडाशय को भी अंदर लेता है एंड स्पर्म यहाँ से आते हैं और फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. अभी बहुत सारे जो स्पर्म्स हैं वो निकलती है और ओनली वन एक ही पेनिट्रेट करता है into this ovum. Okay. Now इनको ये जो sperms है, it has 2 chromosomes, X and Y, and ये जो female ये जो ovum है, it has 2 chromosomes X and X. देखो, suppose this is an ovum which has an X and X chromosome, and ये जो sperm है उसको X and Y chromosome है. Suppose X and X मिला है, that means sperm का X मिला है, X of the female, लड़की बच्चा हो जाती है, और सपोज Y and X मिल जाता है तो लड़का बच्चा हो जाता है. You can see this. If these two meet together, if this fertilization takes place, अगर इनका दोनों का fertilization takes place, then लड़की बच्चा हो जाता है. And suppose a male and a female fertilization takes place, तो लड़का बच्चा हो जाता है. So a male cannot blame पुरुष जो है वो महिला को ब्लेम नहीं कर सकता है यदि वो अगर महिला उसको लड़की बच्चा दे. इट इज द वर्क ऑफ द मेल. आदमी का काम है लड़का बच्चा देने के लिए, तो यू कैन नॉट ब्लेम द फीमेल. वंस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इट इज इन द ट्यूब, इट गोज एंड अभी मल्टीप्लाई होता है और वहाँ से 3 दिन तक वो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. 3 दिन के बाद इट गोज एंड गेट्स इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस. यूट्रस में वो इम्प्लांट हो जाता है. दैट मीन्स फिर थोड़ा सेपरेशन हो जाता है इसका. दिस गोज एंड ये जो है अटैच हो जाता है टू द यूट्राइन लाइनिंग, एंड द आउटर पार्ट इज कॉल्ड द प्लेसेंटा, और कनारी जो बोलते हैं और मराठी में वाल बोलते हैं. यू सी दिस, ये जो है It's coming. Okay. Yeah. Yes, sister, coming. Okay. So now you see this is the गर्भाशय जो है, ये गर्भाशय है, it's called the uterus, and you see the edges over here. ये जो है, this is called the placenta, and this is amniotic fluid where the baby is inside, the fetus is inside. This is the umbilical cord, which gives all the nutrition to the baby. Here we have the mucus plug, which tries to prevent the abortion to occur. This is the cervix and this is the vagina. This is a full-blown baby, that is a term baby. 40 weeks हो गया, 9 months हो गया, और यह पूरा यूट्रस को ऑक्यूपाई करता है. तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो एज दिख रहा है, दिस इज द प्लेसेंटा, एंड ये जो है एजेस में दिखता है अंदर की ओर, इट इज द फ्लूइड. दैट मीन्स जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो फ्लूइड कम होते जाता है, और इसलिए बच्चा कैन नॉट मूव बिकॉज इट इज फुल्ली ऑक्यूपाइड. वो पूरा गर्भाशय को ऑक्यूपाई किया है. This is a bag of membrane. This is again the cervix. Okay, this is the placenta where the baby gets the nutrition. Do you want to clarify any doubts, or at the end should I clarify? Hello? One or two questions, if they ask, it will be nice, sister. Yeah. Question is open. If you want to ask anything, कुछ पूछना है तो जो अभी प्रेजेंट किया गया है सिस्टर के ओर से,
अभी पूछ लीजिएगा जल्दी, देन दूसरा टॉपिक है इसके बाद। फादर मुझे पूछना था। Yes. Yes, yes, पूछो। Yes. सिस्टर मुझे ये पूछना था कि लड़की के पीरियड्स के कौन से डे पे हमें मतलब Yes, सेक्स हम करना आ चाहिए रहे बेबी। वो टॉपिक हम डील करेंगे, वो आ रहा है ओके नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है ना सिस्टर। Okay. Anybody else? Father, should I go to the next topic? बेटर या Okay. यस सिस्टर यस। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक परिवार नियोजन। दिस इज कॉल्ड नेचुरल फैमिली प्लानिंग। इसमें क्या होता है, इट गिव्स अस एन प्रेफरेंस इधर टू प्लान प्रेगनेंसी या प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ये जो है देयर इज नो अप्लायंस ऑफ मेडिसिन, ये जो दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हमें टाइम देना पड़ता है, एटलीस्ट 6 मंथ्स का टाइम। तो एक सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। दैट मीन्स अगर हम सेल्फ स्टडी करेंगे क्या ये पीरियड से लेके नेक्स्ट साइकिल तक क्या क्या चेंजेस होता है महिला में, वो हमें ध्यान रखना चाहिए और एक स्टडी करना चाहिए। देर आर सो मेनी मेथड्स फॉर नेचुरल फैमिली प्लानिंग, पर हम सिर्फ 3 टॉपिक्स पे टच करेंगे। एक तो ये नेचुरल फैमिली प्लानिंग जो साइंस एंड सिम्टम्स जो एक महिला में होती है वो रिकॉर्ड करना चाहिए। दैट द चेंजेस जो होती है, शी कैन प्लान प्रेगनेंसी और प्रिवेंट प्रेगनेंसी, यानी कि इट मे बी सेफ पीरियड या अनसेफ पीरियड। अगर उसको प्रेगनेंसी चाहिए तो अनसेफ पीरियड में वो संबंध कर सकते हैं, अगर उसको सेफ पीरियड, उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो सेफ पीरियड में संबंध कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट मेथड इज कैलेंडर मेथड। ये कैलेंडर मेथड में क्या होता है इज यू हैव टू रिकॉर्ड योर डेज ऑन द कैलेंडर। ये जो थियोरी जो बेस्ड है ऑन ओवुलेशन, दैट इज ओवुलेशन इज रिलीज ऑफ ओवम। तो क्या होता है, यू वी एक रेंज देते हैं अंदाजा से 12 से लेके 16 तक कभी भी ओवुलेशन अकर कर सकता है। वाई? बिकॉज क्या होता है, सम पीपल हैव 26 डे साइकिल, 26 दिन का साइकिल, 28 दिन का साइकिल, 30 दिन का साइकिल या 32 डेज का साइकिल। सो यू हैव टू मेक अ स्टडी। तो एक स्टडी करना चाहिए फ्रॉम डे 1 ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर 6 मंथ्स टू द नेक्स्ट साइकिल, क्या क्या चेंजेस हो जाती है। तो कब हम कौन सा महीने में हमको शॉर्ट साइकिल हो गया एंड कौन सा महीने में हमको लॉन्ग साइकिल था। ओके, longest cycle and the shortest cycle को लेना है हमको। So if you take the 26 day is the shortest cycle, तो you minus it with 18, and the longest cycle you minus it with 11. So if you minus the 26 days by 18, you get 8, and if you minus the 32 day cycle with by 11, you get 21. So आपका unsafe period है 8th of your cycle, day of cycle, till the 21st day of your menstrual cycle. That means you got your periods on the first, so eighth, on the 8th day of your cycle of your menses to the 21st is unsafe. उसके पहले लाइक इमीडिएटली आफ्टर आपका जो मेंसेस के बाद जो ड्राई डेज रहता है आप फ्रीली संबंध कर सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट प्रेगनेंसी। बट इफ़ यू वांट प्रेगनेंसी तो 8 से लेके 21st डे तक आप कर सकते हैं संबंध, यू कैन मीट। बिकॉज यू डोंट नो, एक रेंज होता है 12th डे में ओवुलेशन होता है या 14th डे या 16th डे, वी डोंट नो। सो एक अंदाजा से वी गिव यू अ टाइम रेंज, अ डेट रेंज। तो देन आफ्टर दैट जो अब 21st डे के बाद वो भी सेफ पीरियड रहता है एंड देन द नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट्स। आई शो यू द पिक्चर ऑफ इट। ये जो है you got your periods, this is an infertile phase because there is dry days, and यहाँ से लेके यहाँ तक, that means from the 8th to the 21st you have to be very cautious because this what happens is you can get your period, you can get pregnant because ovulation occurs। ये देखो ovulation का जो sign है, ovulation occurs and you can get pregnant, but after this, after the 21st day is again safe days,
you can have your sex if you don't want pregnancy. तो यहाँ 21st डे के बाद भी अगर आपको संबंध करना है आप फ्रीली कर सकते हैं, बिकॉज चांसेस लेस है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। यहाँ पर भी आप विदाउट एनी प्रॉब्लम आप पीरियड के बाद जो ड्राई डेज रहता है यू कैन हैव योर संबंध कर सकते हैं। उसके बाद जो है पीरियड आ जाता है, नेक्स्ट इज पीरियड आ जाता है। सेकेंड हमारा जो है इज बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। इसमें क्या होता है, देयर इज अ राइज ऑफ टेम्परेचर। राइज ऑफ टेम्परेचर का मतलब ये नहीं, अगर फर्स्ट डे ऑफ साइकिल आपको आ गया ऑन द 1st of November, आपका 4 दिन हो गया, फिर आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन जो लेवल है वो बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा राइज ऑफ टेम्परेचर हो जाता है। एंड दिस राइज ऑफ टेम्परेचर व्हाई it does not mean that it is 99 टेम्परेचर रहता है या 100, उतना तक नहीं जाता है। if your normal temperature is 97, it will increase by 2.2, 0.4, 0.6 and maximum जो है 98 तक जा सकता है। पर इसके लिए आपको रिकॉर्ड करना है, आपका एक चार्ट बनाना है आपको, एंड रेगुलरली जैसे फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ योर मेंसेस आपको रेगुलरली टेम्परेचर रिकॉर्ड करना पड़ता है, और उससे आपको पता चलता है किस दिन आपका टेम्परेचर थोड़ा राइज हो गया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन प्लान योर प्रेगनेंसी। ओके, उसके बाद क्या होता है, 2-3 दिन के लिए रहता है, फिर फॉल हो जाता है, एंड वंस इट फॉल्स यू नो दैट यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द नेक्स्ट मेंसेस। ओके, तो दिस इज वन वे ऑफ रिकॉर्डिंग। पर आपको क्या करना है, सुबह उठते ही Sister, I think you have to mute. Sister, you have to mute this. One person is talking so loudly. Yeah, you have to mute that person because he's too loud. Can you hear me, Father? Yeah, sister, we can hear you. Okay. Yeah. तो क्या करना है आपको, सुबह उठते ही आपको एक चीज करना है, विदाउट ब्रशिंग, विदाउट वाटर एंड विदाउट ईटिंग, जो आप यानी कि पानी नहीं पी सकते हैं, ना ब्रश कर सकते, उसके पहले ही उठते बराबर एक थर्मोमीटर लेना है और आपके जीभ के नीचे रखना है, जो आपको टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, एंड एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स आपको रखना है। एंड दैट्स अगर और ये भी वापस बोल रहे हैं हमको, आपको टाइम देना पड़ता है, बिकॉज टाइम 6 months का एटलीस्ट टाइम देना पड़ता है। सो यू नो व्हाट आर द चेंजेस, जो चेंजेस हो रही है तो आपको पता चलेगा क्या ओलेशन कब होती है। ओके, तो इसके लिए आपको अगेन टाइम देना पड़ता है, और जो फर्स्ट मेथड जो कैलेंडर मेथड, उसके लिए भी हम बोल रहे हैं कि आपको टाइम देना पड़ता है। द नेक्स्ट इज सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज और मेथड। इसमें क्या होता है, देयर इज अ सर्वाइकल डिस्चार्ज, दैट इज जो वजाइनल डिस्चार्ज है। तो पहला डिस्चार्ज जो हो जाता है इज वेरी थिक एंड स्टिकी। पीरियड हो गया, उसके बाद ड्राई डेज होता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा थिक म्यूकस आ जाती है। तो ये है बहुत बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। उसके नेक्स्ट स्टेप में जाता है लार्जर क्वांटिटी, एंड थोड़ा और पतला हो जाता है। उसके बाद ये सब यू हैव टू सी, आपको सब चेंजेस देखना पड़ता है, एंड अंत में जो है ये जो कंसिस्टेंसी है, जो क्लियर है, वाटरी है, स्लिपरी है, एंड स्ट्रेची भी है, दिस गिव्स यू एन इंडिकेशन क्या आपका ओवुलेशन हो गया है, बिकॉज एक वेटनेस फीलिंग होता है। एंड सेकेंडली दिस जैसा कि एग, रॉ एग यानी कि कच्चा अंडे का जो उसका सफ़ेद है, उस तरह उसका कंसिस्टेंसी दिखता है। So these are the 3 changes that take place. First is cervical, first you say calendar method, जो आप मार्क करते हैं, उसके बाद फर्टाइल पीरियड कब ओवुलेशन हो सकता है ये दिखाता है। दूसरा है बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, एंड तीसरा है वजाइनल डिस्चार्ज।
वंस द वेजाइनल डिस्चार्ज स्टार्ट्स होता है, आपको मालूम है कि आपको सावधान रहना है. इफ़ यू डोंट वांट प्रेगनेंसी, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आपको सावधान रहना है. अगर प्रेगनेंसी चाहिए सो यहाँ पर आप संबंध कर सकते हैं. यू कैन हैव योर सेक्सुअल एक्ट इन दिस. पर अगर आपको नहीं चाहिए तो ये दिस इज अ वार्निंग साइन दैट आप ओवुलेशन के आसपास आ रहे हैं. एंड वंस ओवुलेशन अकर्स एंड सपोज यू हैव संबंध किया या सेक्सुअल एक्ट हो गया तो देयर इज डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन. ओके. एंड वंस ये प्लग बन जाता है दैट मीन्स देयर इज नो डिस्चार्ज एंड देयरफॉर यू आर अगेन वंस अगेन सेफ डेज में है. नाउ नेचुरल फैमिली प्लानिंग का लाभ क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज? एक तो देयर इज नो अप्लायंस ऑफ मेडिसिन, दैट मीन्स दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है. ये सभी धर्मों में एक्सेप्टेबल है. ऑल फेथ्स इट इज़ एक्सेप्टेबल. देयर इज़ नो केमिकल प्रॉपर्टीज, देयर इज़ नो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी नहीं है. एंड एक बार आपने ट्रेनिंग जो 6 मंथ्स का हमने बोले, मिनिमम 6 मंथ्स का अगर ट्रेनिंग आप श्योर है कि आपके बदन में डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स हो रही है, आप जानते हैं कि आपको मालूम है कब ओवुलेशन हो सकता है एंड व्हेन देयर इज सेफ पीरियड एंड अनसेफ पीरियड, तो आप एक मास्टर बन जाता है उसमें. तो आपके फिर हेल्थ वर्कर का कोई इंटरवेंशन नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं चाहिए. दूसरा है अगर आपको मालूम है कि फ्रॉम फर्स्ट साइकिल टू द सेकेंड साइकिल आपका जो चेंजेस होती है, वजाइनल डिस्चार्ज जो होती है उसका कंसिस्टेंसी कैसा है, और अबनॉर्मल अगर होगा तो आपको तुरंत मालूम है दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ कोई इन्फेक्शन हमको पकड़ लिया है. दैट मीन्स देयर इज सम इन्फेक्शन समवेयर बिकॉज दिस इज़ नॉट द नॉर्मल डिस्चार्ज. जो फर्स्ट डे ऑफ साइकिल टू द नेक्स्ट साइकिल जो चेंजेस हो जाती है. सो इफ देर इज एनी एक्स्ट्रा डिस्चार्ज और देर इज अ डिस्कलरेशन ऑफ द डिस्चार्ज, तो आपको पता चलता है क्या ये एबनॉर्मल है, दैट मीन्स इन्फेक्शन है. और सबसे महत्वपूर्ण का ये क्या है, ये सेक्सुअल एक्ट जो होती है दिस इज़ अ सीक्रेट होली एंड पवित्र एक्ट है. ये एक बॉन्डिंग बन जाता है बिटवीन द पार्टनर्स. ये एक करीबी लाता है, ब्रिंग्स अ क्लोजनेस, एक बॉन्डिंग और एक क्लोजनेस लाते हैं एक दूसरे के. एक और सबसे बड़ा है एक भरोसा. So this act you can't take your partner as an object. आपका पार्टनर को you cannot use her like an object, यानी कि एक वस्तु समान नहीं. जब चाहे you used her, when you didn't want you abused her. ये नहीं चलता है. This is not acceptable. यानी कि आपने उसका उपयोग किया और उसके बाद दुरुपयोग किया. जब भी आप लोग को संबंध करना है, इट शुड बी अ न्यू म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स, यानी कि वाइफ का और हस्बैंड का दोनों का कंसेंट चाहिए. दैट मीन्स उसका सहमति चाहिए, दोनों का सहमति चाहिए. नहीं तो अगर आप उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करते हैं, दैट मीन्स फोर्सफुली यू आर इम्पोजिंग इट ऑन हर, दैट मीन्स आप उसको इट इज़ नॉट अ सीक्रेट थिंग, इट इज़ जबरदस्ती. बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है, यू आर ब्रिंगिंग लाइफ इनटू दिस वर्ल्ड. आप एक जान को दुनिया में लेके आते हैं, एक जीवन को दुनिया में लेके आते हैं. सो इट शुड बी अ प्लेजरेबल एक्ट, इट शुड बी अ पवित्र एक्ट, एक पवित्र सेक्रेड एंड होली एक्ट. सो यू डोंट यूज और अब्यूज योर वाइफ. आप उपयोग और दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं. इज नॉट एक्सेप्टेबल. ओके. सो दिस एंड इन द स्क्रिप्चर पैसेज हम लोग देखते हैं मैथ्यू 19:16 में, ये दोनों दो नहीं पर एक हो जाते हैं. इसका मतलब है दिस इज अ होली पवित्र सेक्रेट एक्ट. एंड इफ यू अगर आप इम्पोज करते हैं या फोर्स करते हैं, उसका मतलब है आप एक तो प्यार भी नहीं है उसमें, एंड सेकेंड थिंग आप वो शब्द को क्या बोलते हैं, इज रेप. सो यू हैव टू हैव द कंसेंट एंड सहमति दोनों का चाहिए अगर ये एक्ट करना है तो. एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? कुछ पूछना तो पूछ लीजिएगा. जो टेम्परेचर है वो कब चेक करना? So, sister, how much a mental state plays an important role over here, like stress less and all this stuff?
Yeah, it depends on what is your work Yeah, and maybe how, I think. what is the connection between your wife and you, the girl you are I mean, your married couples, no? What is your connection between the two? If there is no stress in that, then you have a pleasurable act. But if there is stress in that, means she doesn't like you, you have to. There should be a mutual consent between the two of you all. So this stress can occur if there is no love or there is some misunderstanding. This is stressful. So we have to always take into consideration the other person in what state she is or he is. Anybody else? और कोई पूछना है तो पूछिए. Hello, sister. Yeah. Shilpa, yeah. Sister, तो टेम्परेचर फर्स्ट पीरियड से चेक करना है. या फर्स्ट डे ऑफ योर साइकिल, जैसे आपको पीरियड्स हो गई उस दिन से आपको चेक करना है और आपको देखना है कब टेम्परेचर राइज हो जाता है और कब फॉल हो जाता है. तो आपको एक स्टडी बन जाता है कि आपका टेम्परेचर, इसका मतलब नहीं कि 99 फीवर है या 100 फीवर है, जिस पॉइंट से बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता है. कभी स्टेटस को रहता है, सेम रहता है और फिर थोड़ा बढ़ जाता है. बट थोड़ा ज़्यादा दूसरा दिनों से थोड़ा ज़्यादा अगर बढ़ता है तो उसका मतलब है ओवुलेशन हैज़ टेकन प्लेस, यानी कि ओवुलेशन हो गया. थैंक यू सिस्टर. या एनी अदर क्वेश्चंस फादर? और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. काफी कुछ समझ में आ गया. हिंदी में ही ज्यादा सिस्टर बोलती आ रही हैं. So we go to the next topic. या. नेक्स्ट टॉपिक है समर्थक जीवन, दैट इज प्रो लाइफ. समर्थक जीवन का मतलब क्या है? जिंदगी को बचाना, सुरक्षित रखना और बढ़ाना. दैट मीन्स इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो टू प्रिजर्व, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट लाइफ. सभी मनुष्य जाति, यहाँ तक कि बच्चा जो माँ के गर्भ में पल रहा है वो भी जानता है कि उसको जीने का अधिकार है. यही है समर्थक जीवन. Everyone has the right to live. So much so even the fetus in the womb of his mother. जैसे ही बच्चा गर्भ धारण करता है उसमें जीवन आ जाता है और बढ़ते हुए जीवन को जीवित मनुष्य बोलने के अभी आशीष पल रहा है. मानव जीवन ही काफी है. आधुनिक विज्ञान से स्पष्ट है कि गर्भधारण के वक्त एक अनोखा प्राणी अस्तित्व में आ जाती है और ये एक नया जीवन को मानव डीएनए है और यह मानव जाति की पूर्वजों का वंश है और इसी के ही मानव जीवन का वर्णन दिया जा सकता है. गर्भधारण के समय मानव जीवन बनने लगता है और इसे भी सभी मनुष्यों की तरह जीने का अधिकार है. इसीलिए गर्भपात गलत है. And we know what is the meaning of गर्भपात, that is abortion. समर्थक जीवन की स्थापना किसने की? गर्भपात की स्थापना किसने की? It was founded on 1st April 1979. The American Life League was founded by Judy Brown, former Public Relation Director of National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property. जीवन शब्द को गर्भपात के विपरीत रखा गया है. शुरू से समर्थक जीवन विशेष रूप से लागू है, खास करके गर्भपात के विपरीत. प्रो लाइफ इज इन ऑपोजिशन ऑफ एबॉर्शन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 22 सप्ताह के पहले ही यदि
फीटस का वजन 500 ग्राम से कम है तो कम रहते ही गर्भ का स्वाभाविक समापन को गर्भपात कहते हैं. That means termination of pregnancy of a fetus who is 22 weeks and has a weight which is less than 500 grams is called abortion. हम लोग जानते हैं कि abortion से बच्चे की जान चली जाती है, पर बहुत सारे लोग नहीं जानते कि माँ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है. माँ के शारीरिक, मानसिक और भौतिक दृष्टिकोण पर नेगेटिव प्रभाव पड़ती है और भारी मात्रा में शारीरिक और मानसिक उलझन जैसे अधिक रक्त का बहना और अंदरूनी भाग को चोट लगना का सामना करना पड़ता है. That means the mother goes through physical, mental and psychological and emotional trauma. And not only that, if she goes through that abortion, she can even bleed to death. Secondly, the instrument that is used, if it is not done properly, she can even have injuries to the internal organs. So abortion is khatra. Abortion is not acceptable, especially for us Catholics. गर्भपात दो प्रकार के होते हैं. One is medical and second is surgical. In medical, they use medicines. That means दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जो पावर वाली दवाइयाँ यूज़ करते हैं. कभी कभी अबॉर्शन नहीं होता है उससे, तो आधा जो भाग है अंदर रहता है, आधा भाग बाहर रहता है. उसका मतलब है मदर ब्लीड होते हैं एंड ब्लीड करते करते उसका हीमोग्लोबिन भी लो हो जाती एंड देयर इज खतरा टू हर लाइफ को खतरा भी है. पर सर्जिकल क्या होता है, वो लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं. अगर प्रॉपरली नहीं किया तो इंजरी दे सकता है इनटू द इंटरनल ऑर्गन्स. यीशु हमें सिखाते हैं कि इस दुनिया में हर एक इंसान ईश्वर की आंखों में बहुमूल्य है. दैट मीन्स everyone is precious in the eyes of God. ईश्वर की इच्छा है कि हम एक दूसरे की मदद करें और हमें ईश्वर की इस इच्छा को पूरी करने का अधिक से अधिक प्रयास करें और दूसरों की मदद करें. ईश्वर को अपने सारे मन, दिल और आत्मा से किस तरह प्यार या प्रेम करें, वो हमें इनसे ही सीखने को मिलता है. हमें समाज को दिखाना होगा कि इस पृथ्वी के सभी लोग बहुमूल्य हैं. जैसे जिन्हें वे तुच्छ समझते हैं, वह सबसे कीमती भी हो सकती है. समर्थक जीवन गर्भ में पलने वाला बच्चे का जो खतरे में है और उसे सहायता देना या बचाना तक ही सीमित नहीं है. आमतौर पर लोग भले ही इसे यही समझते हैं, पर समर्थक जीवन का मतलब सभी जिंदगियों को, सभी को. यदि किसी को क्वेश्चन पूछना है तुरंत टेक्स्ट या वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा, तो मैं प्रेम करना है. सभी मनुष्य ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं. यदि कोई अपने शब्दों और कर्मों से एक दूसरे की आदर या सम्मान और प्यार देते हैं, तो वो ईश्वर को आदर, सम्मान और प्यार देता है. एक साधारण सा दया का काम या प्यार का शब्द या छोटी सी प्रार्थना से लोगों का मन को शांति और सहानुभूति प्रदान करते हैं. That means a little works of mercy, loving words and a small prayer can boost up a person and bring about peace and happiness. जैसे यीशु ने कहा, मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूँ, उसी तरह दूसरों के अंधकार और दुख की घड़ी में उन्हें प्यार दे और उन पर दया दिखाकर उनकी मदद करे. मुझे मालूम है कि हर नया दिन हमें यीशु से मिलने के लिए अलग अलग प्रकार के मौके देते हैं. थैंक यू. और अभी जिनको प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं. वैसे उसके पहले कुछ प्रश्न मेरे पास आया है, मैं सिस्टर को अभी बता देता हूं.
सिस्टर जवाब दे सकती हैं। सिस्टर जी एक क्वेश्चन आया है, हाँ, under what conditions abortion becomes absolutely necessary to save the life of the woman? see, actually, we don't do abortion because there are many causes that people go in for abortion. First of all, they go in for abortion because they don't want an early pregnancy. As soon as they get married, some don't want pregnancy, but accidentally it happens. So that is not allowed. So second thing is that if the baby is mentally retarded, that they come to know through genetic investigations. So there are chances of abortion. पर हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं, but there people do it when the baby has this mentally retarded, which we come to know through the genetic. Secondly, we have this anencephaly, that is the full head is not formed. So that these all the cases you can go in for abortion because we know that the baby won't survive. But mentally retarded, there are some people who have not investigated and then they have been suffering till date because of the child's condition. Okay, thank you, sister. उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, on what lifestyle practices the pregnant woman do to avoid such a situations? Take precautions. Yeah. Suppose they don't want pregnancy, so there are safe periods and unsafe period. Precautions लेना. There are even condoms that are used. But why we don't advise condom is chemicals है, chemicals properties है, physical properties वगैरह है. But then that is more safer than to have the pregnancy and go in for an abortion. Okay, sister, one question has come. What is a Catholic teaching about artificial contraception? तो आप बताएंगे तो और अच्छा रहेगा. See, the church does not allow this artificial because of many things. See, now if the church allows to go in for abortion, every second girl will be going in for an abortion because they don't want to. Why they want to go in for an abortion? Because they want to have their pleasures, they want to have their enjoyments, and the next baby has come so fast without taking precautions, and so they don't want that. So every next person will be going in for abortion. So Catholic Church does not allow. I think Father, you would be better to explain this. But from my side, I say if the church allows this abortion, every second girl will be going in for an abortion because of the pleasure or because of the financial status of the family. For all these practical reasons, they can go in for a abortion. थैंक यू, धन्यवाद सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से प्रश्न का जवाब दिया है. वैसे तो कॉन्ट्रासेप्शन का शब्द ही हम यूज नहीं करते हैं, जैसे सिस्टर ने भी कहा है. कॉन्ट्रासेप्शन का काम ही नहीं है अपने कैथोलिक चर्च की जो टीचिंग में. तो कॉन्ट्रासेप्टिव वर्ल्डली मेंटालिटी में ये सब क्रिएट किया गया है. तो चर्च में कोई जगह नहीं है कॉन्ट्रासेप्टिव. कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब रोक करना. हमारा जो डिवाइसेस अलग अलग डिवाइसेस यूज करते हैं, लाइक कॉन्डम, देन मल्टी लोड जो कॉपर्टी बोलते हैं, या पिल्स लेते हैं. दीज आर ऑल द कॉन्ट्रासेप्टिव दैट पीपल जो लोग यूज करते हैं, पर हम लोग कैथलिक्स यूज नहीं करते. दैट इज वाई नेचुरल फैमिली प्लानिंग इज द बेस्ट. अगर आप अपने आप को ट्रेन करेंगे तो आपको एक तो आपको बहुत टाइम देना पड़ता है फॉर दिस नेचुरल फैमिली प्लानिंग. सिस्टर एक क्वेश्चन आया है, 15 डेज के पीरियड साइकिल के प्रॉब्लम्स में प्रेगनेंसी को कंफर्म कैसे करें? सिस्टर आपने बीच में समझाया भी, तो फिर से एक क्वेश्चन आया है. ओके तो हम लोग देखो, सपोज इफ शी इज गेटिंग 15 days 15, हम लोग को देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस टू डू. अल्ट्रासाउंड करके देखना उसमें कुछ है क्या, या इट इज मे बी सम हार्मोनल डिफेक्ट. वो सब उसको रेक्टिफाई करने के बाद ही वी कैन टेल यू व्हाट इज व्हाट. ओके, यू हैव टू गो फॉर ऑल द इन्वेस्टिगेशन. या और कोई पूछना है तो वैसे तो क्वेश्चन मेरे पास बहुत आया है. एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं. आप लोगों से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा. थोड़ा सा एक ब्रेक के लिए सिस्टर को भी थोड़ा सा एकदम लगातार जवाब देती जा रही है, वो भी अच्छा नहीं है. एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क, और कुछ पूछना चाहते हैं? Father, I want to say about my hospital. प्लीज बताइएगा. हमारा हॉस्पिटल जो है वो 17 किलोमीटर्स फ्रॉम 0 माइल. इट इज़ ऑन कलमेश्वर रोड. तो यहाँ पर हम लोग का सब फैसिलिटीज़ है. इट इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एंड आई वुड प्रेफर दैट कैथलिक्स मेक यूज़ ऑफ इट.
यानी कि कैथलिक्स इसका उपयोग करें। यहाँ पर जो सब कुछ है एक्सेप्टिंग हार्ट एंड ब्रेन, इसका कोई ऑपरेशन या इसका कोई ये नहीं, इलाज नहीं होता इधर, बट बेसिक सब अदर ऑपरेशन लाइक मैं एक गायनेक हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट, एंड देयर वन मोर सिस्टर हु इज अ डॉक्टर सिस्टर हु इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। इसके अलावा हमारा सर्जन्स, ऑर्थो, यूरोलॉजिस्ट सब बाहर से आते हैं। एंड अगर सपोज आप लोग को कभी भी कोई चीज़ का भी ऑपरेशन चाहिए, आप यहाँ पर आके कंपेयर टू नागपुर इट इज़ मच मच लेस। यहाँ पर बहुत कॉस्ट वाइज इट इज़ वेरी लेस, एंड आपको वेरी क्लेanलीनेस वगैरह अगर आपको चाहिए वो भी इधर आपको अप टू डेट मिलेगा। सो मेक यूज़ ऑफ हॉस्पिटल विच इज़, हाँ नागपुर लोगों के लिए थोड़ा फार है, बट नागपुर लोग हमारा उपयोग करते हैं, पर हमारा जो विलेजेस हैं इधर आसपास वो लोग नागपुर जाके अपना पैसा खर्चा करने के बाद फिर दे कम टू अस। सो यू प्लीज़ मेक यूज़, एंड वेरी स्पेशली टू बी नाइस अगर कैथलिक्स आते हैं और इसका उपयोग फ़ायदा उठाते हैं। सब कुछ है हमारा, ईसीजी से लेके फार्मेसी, इवन वी हैव लैब, we have operations, all kinds of operation, stone fracture, hernia, hydrocele, laparotomy, then fissures, सब कुछ है इधर। सर्जन्स आती हैं बाहर से, we have laparoscopy भी अगर आपको चाहिए तो सब फैसिलिटीज़ हैं। एक आध बार आप आके यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने आंखों से। Sister, can you just tell the name of the hospital, please? St. Joseph's Hospital. St. Joseph's Hospital. All right. Yeah. Thank you. We will forward this is sister का जो Kerala Road. yeah. I just saying, मैं ये बता रहा था सिस्टर का फोन नंबर मैं आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ यदि सिस्टर अनुमति देती हैं। Yeah. Is it in Fetri, sister? Yeah, further than Fetri. Fetri, we have a school further 3 kilometers further than Fetri towards Kalmeshwar Road. It is St. Joseph Hospital. A big board is there on the road, main road. Okay, sister. Thank you. वैसे पिकनिक के लिए आप एक बार जाइएगा, दूर है जरूर, एक पिकनिक जैसे जाके एक एरिया तो देख के आ जाइए। Good idea. Not as a patient, huh? एटलीस्ट क्योंकि दूर है, दूर अगर लोग सोचते हैं। Yeah. Okay. Good idea. Surely we'll try. So, sister, one question is there, if you don't mind. After the first child, how much year of gap should have for the next one? कितना गैप होना चाहिए एक बच्चे के? Yeah, actually, if it is a normal delivery, it's better to have 3 years gap, because अगर normal delivery है तो 3 साल का गैप चाहिए, because क्या होता है जो बच्चा बढ़ रहा है, एटलीस्ट once it is, एक बार वो 2 years का हो गया, वो मदर्स मिल्क को अच्छे से लेता है तो वो स्ट्रांग बन जाता है। उसके अलावा भी उसको ऊपर का भी फीड देते हैं, 6 months के बाद टॉप फीड भी देते हैं और मदर्स मिल्क भी। एक्चुअली आइडियली जो है मदर्स मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग को 2 years तक देना चाहिए बच्चे को, उसके बाद थोड़ा स्लोली वीन आउट कर सकते हैं, पर एटलीस्ट 3 years का गैप तो चाहिए इफ इट इज़ अ नॉर्मल डिलीवरी, बट इफ इट इज़ अ सिजेरियन एटलीस्ट 5 years का गैप। बिकॉज हाँ, इरेगुलर पीरियड साइकिल जो जिनको होता है तो वो फैमिली प्लानिंग क्या किस प्रकार वो मैनेज कर पाएंगे फैमिली प्लानिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल फादर, ये जो है ना, ये जो प्रश्न है हम लोग को ये पता करना है कि ये इरेगुलर पीरियड्स क्यों होता है। दैट मीन्स कई हार्मोनल इम्बैलेंस है या इट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवरीज, देयर इज सो मेनी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेट करके उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि क्या फर्दर क्या करना है नेक्स्ट, बट शी हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड व्हाई इरेगुलर पीरियड्स। Okay, sister, thank you. एक one or two questions more. How to get pregnant in PCOD or PCOS problem? What is this? Polycystic ovaries syndrome, PCOD or disease you could say, polycystic ovarian disease. ये क्या होता है, the small follicles जो देखते हैं वो ovaries में एक चेन जैसा बन जाता है, and this causes irregular periods. यानी कि यू कैन गेट 45 days के बाद या 60 days के बाद, 1.5 महीना या 2 महीने के बाद आपको पीरियड्स हो जाती है। सो इसका ट्रीटमेंट है, वंस यू गेट दिस, एक 3 महीने का कोर्स रहता है या तो 6 महीने का कोर्स, एंड सपोज यू गेट सपोज आपको प्रेगनेंसी चाहिए इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, उसके लिए भी वी हैव टू गिव यू सम हार्मोनल सप्लीमेंट्स। जी, ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए सिस्टर क्या करना पड़ता है करके क्वेश्चन आया है। नॉर्मल डिलीवरी हम चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है?
ओके सी एक तो नॉर्मल डिलीवरी तो कोशिश तो सब लोग करते हैं, आई थिंक सो, एटलीस्ट यहाँ तो पर कोशिश तो हम लोग करते हैं, पर व्हाट हैपेंस इज कभी कभी सीपीडी, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, दैट मीन्स हम लोग को देखना है जगह है क्या। सपोज द बेबी इज बिग, हम लोग कोशिश करते करते बेबी अगर फंस गया, सो दैट ऑल हैज टू बी सीन, यू हैव टू रूल आउट वेदर देयर इज स्पेस है क्या, देखना पड़ता है। एंड अगर द बेबी द लेडी द वुमन इज शॉर्ट, छोटा कद की है, वो भी देखना पड़ता है। ये सब होने के बाद ही हम लोग बोल सकते हैं। बट देन एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज मीन्स एक बार प्रेगनेंसी हो गया इसका मतलब नहीं कि इफ देर इज कनारी अगर नीचे है देन हम लोग बोलते हैं बेड रेस्ट। बट सपोज कनारी नीचे नहीं है, यू कैन आफ्टर मील्स थोड़ा वॉक ले लो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा झाड़ू पोछा लगा सकते हैं। बट एक बार 6 महीने हो गया, यू कांट डू दैट बिकॉज यू कांट सिट, बैठ नहीं सकते आप झुक नहीं सकते ज़्यादा। तो ये सब थोड़ा थोड़ा मोड़ा घर का काम कर सकते हैं तो अच्छा। पूरा टाइम अगर बैठ जाएंगे तो बेबी का वेट भी बढ़ जाएगा। अगर बेबी का वेट है देन यू कांट थिंक दैट ये नॉर्मल हो सकता है। सेकेंड थिंग, अगर बच्चे के गले में अगर नाड़ जो बोलते हैं और या अम्बिलिकल कॉर्ड अगर फंसा है तो वी कांट गिव अ ट्रायल बिकॉज बच्चा फंस सकता है। सपोज वो टाइट हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में। सो देयर आर सो मेनी रीजंस दैट वो सिर्फ आखिरी में हम लोग को पता चलता है। एंड वंस अ पेशेंट गोज इनटू लेबर, अगर जगह स्पेस है तो फुल चांसेस है क्या उसका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। सिस्टर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हमें अगर कभी फैमिली प्लान करना है, बेबी प्लान करना है, तो अच्छा हेल्दी बेबी होने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कितने मंथ्स पहले से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये सारी चीजें आप बता सकते हो? या सपोज आपका प्रेगनेंसी, वाइफ का प्रेगनेंसी, शी इज प्रेग्नेंट, तो जैसे क्या फॉर करना है। एग्जांपल अगर जैसा मेल है वो ड्रिंक करता हो या स्मोक करता हो या कुछ करता हो, तो वो सारी चीजें ऐसे प्रिकॉशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कितने टाइम पहले लेना चाहिए? नहीं देखो, अगर आप ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वंस एक प्रेगनेंसी आ गई तो ठीक है, नाउ इट इज़ डिपेंड्स ऑन द लेडी। पर आप इम्पोज नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कि आपको सेक्सुअल एक्ट करना है, दैट हानि हो सकती है बच्चे के लिए। अभी अच्छे से अगर ग्रोथ चाहिए तो टाइम टू टाइम उसका सोनोग्राफी एंड ब्लड चेक वगैरह करना पड़ता है उसका, एंड यू कैन सी द ग्रोथ ऑफ द बेबी। एंड अच्छा फूड, न्यूट्रिशियस फूड भी देना चाहिए उसको, बिकॉज क्या करते हैं पहले 3 महीना द लेडी कैन नॉट टॉलरेट फूड। वो स्मेल जो आती है, वो पकाती है और वो स्मेल जो आती है शी कैन नॉट टॉलरेट। तो वो स्मेल अवॉइड करने के लिए उसको जो उसकी इच्छा है वो खान पान देना है उसको। मीन्स न्यूट्रिशियस का फ्रूट दे दो उसको अच्छे से। सिस्टर, सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा क्वेश्चन ये था सिस्टर कि अच्छा स्पर्म जनरेट करने के लिए, मतलब उसके लिए, मतलब हम जब भी संबंध करते हैं उसके कितने टाइम पहले हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए, कितने मंथ्स पहले या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? जैसे 1 मंथ पहले लेना चाहिए या 15 डेज पहले प्रिकॉशन लेना चाहिए? ड्रिंक्स हो गया, स्मोकिंग हो गया, एंड अदर कुछ चीजें हो गई, वो See, सारी चीजें। smoking and drinks is injurious to health, your health, and also ये जो निकोटिन जो रहता है वो सिगरेट बीड़ी में, that is also हानिकार। So you have to, if I would say, you stop it. Otherwise, you avoid it for at least for few months before you can plan your pregnancy. 2 to 3 months तो at least आप avoid कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। But there are people, ये सब करने के बावजूद भी उनको बच्चा हो जाता है, किसी किसी को healthy. That's not in our hands. Healthy बच्चा, it's up to you, the couples.